हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका पार्ट 1 हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। ये चैप्टर ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट का बात करेंगे। और यहाँ पर जो करंट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसको बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये करंट है होता क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब कोई और तरह का भी करंट होता है। ये करंट क्या होता है? करंट होता है मतलब कि कोई भी चीज यदि पर किसी जगह से, मान लीजिए ये हमारा जो जगह है, इससे होकर कोई भी चीज यदि पास कर रहा है तो पर यूनिट टाइम वो जो चीज पास होता है वो कहलाता है करंट। जैसे मान लीजिए हम सुनते हैं रिवर करंट, तो रिवर में से पानी जो है उसको करंट कहते हैं। उससे जितना कितना पानी पास कर गया, वाटर, पर यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में कितना वाटर पास कर गया। वाटर जो है आप उसका वॉल्यूम लीजिए, मास लीजिए, जो भी लीजिए, तो ये रिवर करंट हो गया, इसको हम कहते हैं। ऐसे आपने सुना होगा ओशन करंट। अब ओशन के अंदर में भी पानी जो है नदी की तरह बहती है, तो वहां पर उसका स्पीड क्या है, वो उसका करंट कहलाता है। तो एक तरह से स्पीड ही है ना, टाइम पर यूनिट, ये कितना वॉल्यूम जाएगा, तो स्पीड से रिलेटेड है, स्पीड नहीं है। या आप स्पीड भी कह सकते हो कि किस स्पीड से जा रहा है। आप हीट करंट कह सकते हो। हीट करंट में क्या होता है, यहाँ पर जो है सो हीट फ्लो करता है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से के थ्रू, ये हीट फ्लो कर रहा है, वो भी पर यूनिट टाइम। तो हीट करंट हो गया, ओशन करंट हो गया, रिवर करंट हो गया। वैसे ही यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या पास करेगा, अब चीजें देखिए। हीट करंट में क्या पास करता है, हीट पास करता है। ओशन करंट या रिवर करंट में वाटर पास करता है। इलेक्ट्रिक करंट में ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक पास करेगा। तो इलेक्ट्रिक क्या है, वो चार्ज पास करेगा, चार्ज पास करेगा। तो यहाँ पर जो चार्ज जो है वो पर यूनिट टाइम जो पास करेगा उसे हम कहेंगे करंट। तो कहने का ये मतलब है कि मूविंग जो चार्ज है, चार्ज यदि मूव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं करंट, उसी को हम करंट कहते हैं। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं कि यदि हम एवरेज करंट की बात करें तो कोई पर्टिकुलर टाइम टी में कितना चार्ज पास कर गया है, पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में कितना करंट, कितना चार्ज पास किया है। मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज पास किया है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एवरेज करंट है ड्यूरिंग दिस टाइम डेल्टा टी। ये एवरेज करंट हो गया, इसको हम बार से दिखाते या फिर एवरेज लिख देते हैं, एवरेज करंट है। और यदि इंस्टेंटेनियस करंट की बात होगा तो यही करंट एवरेज करंट, लेकिन यहाँ पर हम लिमिट कर देंगे कि ये जो टाइम है बहुत छोटा हो जाना चाहिए। और यहाँ पर हमारा आ गया लिमिट व्हेन डेल्टा टेंड्स टू जीरो, डेल क्यू बाय डेल टी। इसी यही तो हमारा डिफ्रेंसिएशन का डेफिनेशन है ना। तो ये हमारा करंट आ गया डी क्यू बाय डी टी। यहाँ पर क्यू जो है सो चार्ज है हमारा, क्यू हम चार्ज को कह रहे हैं। कभी कभी हम इसको स्मॉल क्यू से भी बात करेंगे, तो उसमें कंफ्यूज होने के नहीं है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज फ्लो करता है, तो फ्लोइंग चार्ज को हम करंट का इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और उसे डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंजिंग, द रेट ऑफ पासिंग फ्लो या फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट एरिया थ्रू सम क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू सम क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही है हमारा करंट। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। करंट किस में पास करेगा, करंट जो है सो पास करेगा कंडक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडक्टर लिए जो कि मेटल है, इसमें जो है सो अब हम करंट को पास कराएंगे। करंट मतलब पास करना का मतलब कि उसमें कोई चार्ज पार्टिकल जो है सो मूव कर रहा होगा, चार्ज मूव कर रहा होगा। और हमें पता है कि मेटल में जो है सो इलेक्ट्रॉन्स जो है सो फ्री रहते हैं, उसमें काफी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, इधर उधर मेटल में मूव करते रहते हैं। जब इस पर यूं ही मेटल रखा हुआ है तो हमेशा मूव करते रहते हैं, जितना इधर गया कोई पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में, उतना ही इधर भी चला आता है, एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो नेट जो इसमें पास हुआ है कर चार्ज, वो होता है कोई भी पर्टिकुलर टाइम में जीरो, और इसलिए करंट जो रहता है जीरो। ये बोल रहा हूँ अपने आप,
जब इस पर हम कोई बैटरी वगैरह का कनेक्शन नहीं देते हैं तो ये जो इसमें जो करंट है किसी भी मेटल में विदाउट अप्लाइंग एनी बैटरी और एनी अदर सोर्स वो जीरो रहता है। अब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं इसके अंदर में, और आपको पिछले चैप्टर में बताया कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज रख दिए, यहाँ माइनस चार्ज रख दिए, तो प्लस से माइनस चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया तो इसमें करंट है, ऑफ कोर्स आपने करंट जनरेट कर दिया, अब करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा, थोड़ा देर के बाद में आप देखोगे कि अब करंट गायब हो गया है। होता क्या है कि ये जो करंट ऐसे डेवलप चार्ज जैसे मूव करने लगा इलेक्ट्रॉन, तो ये आके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा होना शुरू होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो यहाँ डेफिशिएंसी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज कोई जो है सो पॉजिट्रॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन यहाँ नहीं है, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ये निगेटिव है प्लस, प्लस से निगेटिव की ओर ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने डेवलप किया है दोनों चार्जेस की वजह से, वो हो जाएंगे एग्जैक्टली सेम एक पर्टिकुलर टाइम में, और जब वो दोनों सेम हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर में कितना हो जाएगा, ये ई आपने इस कैपिटल क्यू चार्ज ने डेवलप किया, और ये स्मॉल एग्जैक्टली सेम अमाउंट का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर डेवलप हुआ है उसने किया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। और जब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो करंट जीरो हो गया। इसको कहते हैं, इस सिचुएशन को आप आ गए स्टेडी स्टेट में या इक्विलिब्रियम में आ गए कह सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर इस तरह से सिचुएशन लाएंगे, शुरू में इक्विलिब्रियम नहीं रहता, आउट ऑफ इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, वो इलेक्ट्रॉन उस वक्त मूव कर रहा होता है। तो करंट हमें कब मिलता है, करंट जो हमें मिलता है, ये जो है करंट जब जीरो कब नहीं है, वो केवल शुरू के कुछ समय के लिए आपको मिलेगा, और कुछ देर के बाद में करंट फिर आपका जीरो हो जाएगा। तो करंट को हमेशा बहाते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर जो है फिर जाकर चार्ज दीजिए, उन्हें रेप्लेनिश करना पड़ेगा इसको, आपको हमेशा इसको कुछ न कुछ सप्लाई करते रहना पड़ेगा। वो सप्लाई का काम करता है बैटरी। वो बैटरी जो है आप जो लगाते हो वो उसे हमेशा सप्लाई करते रहता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो डेवलप कराना है, एक बार केवल चार्ज रख देने से काम नहीं होगा, उसको बार बार चार्ज देना पड़ेगा, और उससे जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पर डेवलप कर दिए, जो यहाँ पर इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, आपने नया फील्ड डेवलप कर दिया, उसको फिर न्यूट्रलाइज करेगा, फिर नया डेवलप कर दीजिएगा। तो ये हमेशा आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है 10⁻22 के ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन है इसके पास, या उससे भी ज़्यादा। और उतना सारा इलेक्ट्रॉन है होने के वजह से आप छोड़ देंगे यदि सप्लाई करने के लिए यहाँ पर सोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप करे, तो वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और मेटल के अंदर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें करंट फ्लो करने के लिए आपको ज़रूरी है कोई सप्लाई को देने के लिए, और सप्लाई यूजुअली बैटरी या एसी सोर्स जो है, अभी बैटरी लेके चलते हैं। इसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को दो तरीके से देखेंगे, एक है मैक्रोस्कोपिक लॉ माने बड़ा लेवल पर, और एक है माइक्रोस्कोपिक, उसके अंदर जाके कि कैसे ये काम करता है। तो पहले मैक्रोस्कोपिक लॉ हम देखते हैं। तो ओम ने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया कि कोई भी मेटल ले लिया, कंडक्टर ले लिया, और उसके बाद एक्रॉस जो है सो वोल्टेज, ये जो है वोल्टेज क्रिएट किया। वोल्टेज हम जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल है V प्लस है, यहाँ पोटेंशियल V माइनस है, तो उसके जो डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं। ये वोल्टेज है डेवलप किया, ठीक है। इसमें करंट फ्लो किया I, इसमें करंट जो फ्लो किया वो I है। तो ओम्स ने देखा कि जब इस तरह से इसमें जो करंट फ्लो करता है वो प्रोपोर्शनल होता है I के V के। यदि उसने भी जो है वोल्टेज डबल कर दिया तो करंट उसमें जो फ्लो कर रहा था डबल हो गया। इसको ट्रिपल कर दिया, V को V2 भी कर दिया तो I जो है सो 2I हो गया। V को हाफ कर दिया तो I जो है वो भी हाफ हो गया। V को 10 टाइम कर दिया तो I भी 10 टाइम हो गया। मतलब ये भी इसके प्रोपोर्शनल है, करंट जो है सो V के प्रोपोर्शनल है। यही है ओम्स लॉ।
ये उसने एक्सपेरिमेंट करके देखे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय आर। 1/r प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहां से V इज इक्वल टू आई आर आया। और इसी ओम्स लॉ जब भी कहते हैं तो हम इसी को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहां पर R जो है वो रेजिस्टेंस है और ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, केवल मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो है जो मटेरियल है उसका शेप का भी प्रॉपर्टी है, डायमेंशन का भी प्रॉपर्टी है। तो मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, माने किस चीज का बना हुआ है, कि वो गोल्ड का बना हुआ है, वो आयरन का बना हुआ है, वो कॉपर का बना हुआ है, इन सारे का अलग अलग रहता है, अपना अपना उसका प्रॉपर्टी है। और दूसरा, ये जिस भी चीज का बना हुआ है ये उसका मटेरियल का जो है डायमेंशन को भी देखता है, उसका कैसा शेप है, साइज है, मटेरियल का जो डायमेंशन है उसका भी प्रॉपर्टी है। तो ये रेजिस्टेंस केवल मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है कि आप मटेरियल को केवल बदलेंगे तभी रेजिस्टेंस बदलेगा, नहीं, मटेरियल सेम रहेगा लेकिन उसका शेप एंड साइज आप बदल देंगे, डायमेंशन आपने चेंज कर दिया उसका, तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, उसका जो है थोड़ा टेस्ट करते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, आपने जो वोल्टेज यहाँ पर लगाया इसके अक्रॉस में वो कैपिटल भी है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लीजिए I है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है और करंट I है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना आएगा, देखिए ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर है, तो R हो गया आपका V बाय आई। तो इस केस के लिए R हमारा आ गया V बाय आई। अब हम क्या करते हैं, ऐसा ऐसा दो ठो जोड़ देते हैं साथ में, एग्जैक्टली सेम जो है सो दोनों को जोड़ देते हैं और इसमें भी करंट को I फ्लो करने देते हैं, इसमें भी करंट को I फ्लो करने देते हैं। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है कितना होना चाहिए, V। यहां से देख लीजिए, ये वाला जो है V देंगे तभी I फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस भी यदि वोल्टेज रहेगा तभी I फ्लो करेगा। अब दोनों को जब हम ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम ज्वाइंट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों में I करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके इस इंड A और B के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना आया, A से C के बीच में वोल्टेज है V और C से B के बीच में वोल्टेज है V, तो V प्लस V 2V आ गया। अब इस केस में जो है R कितना आया, R जो है सो यहाँ से देख सकते हैं V बाय आई होता है और इसके अक्रॉस से वोल्टेज है अब तो 2V हो गया और करंट I सेम चल रहा है, तो ये 2 टाइम्स पहले का जो यहाँ पर था वो ये आ गया। R प्राइम कितना आया, 2R। ये कब आया, जब हमने लेंथ को डबल कर दिया, ये एरिया सेम रखे थे, लेंथ को हमने जब डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। ऐसे ही 3 ठोकर लगा दीजिए, लेंथ को आप डबल ट्रिपल कर दीजिए, आप पाओगे कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो जो है सो 3 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। तो यहां से हमें एक समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो है सो L के प्रोपोर्शनल है, एक चीज हमें समझ में आया। आगे देखते हैं इसका, अब सेम तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारा जो है सो एक रॉड है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है सो V है और इसमें करंट I पास कर रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको इमेजिन करते हैं कि ये 2 ठो रॉड से बना हुआ है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा का कितना था, A था, इसको ऐसे बीच से काटने वाले हैं, ये हो गया A का हाफ और ये हो गया A का हाफ। अब यदि इसको अलग हम कर दें, सेपरेट कर दें, एक ठो ऊपर ले जाएं और एक नीचे ले चले, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज जो है सो भी है क्योंकि दोनों सेम, देखिए इस सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, भी है। इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ये टोटल करंट दोनों में मिलकर फ्लो कर रहा है और ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा I का आधा और इसमें फ्लो करेगा I का आधा। अब एक को जरा इस पर अपना आपको फोकस रखें एक चीज पर, तो क्या हम देखते हैं, R को वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आया, यहाँ पर R था हमारा V बाय आई, यहाँ पर R प्राइम आया कितना, ये जो मटेरियल देख रहे हैं, एक तो मटेरियल इसका R प्राइम देख रहे हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज है कितना V, करंट कितना हो गया I बाय 2, तो ये हो गया 2 टाइम्स V बाय आई और V बाय आई तो R है तो 2R
आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको आधा कर दिया, आधा कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा है और इसका रेजिस्टेंस डबल हो गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को आधा किया, रेजिस्टेंस डबल हो गया। आप ऐसे ही इसको और आधा करके देखिए, 1/4 कर दीजिए, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a के। इसको आधा करते हैं ये डबल हो जाता है, इसको 1/4 करेंगे ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 आया आपका। ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा है। और प्रॉपर्टी इस पर तो डिपेंड करेगा ही ना, इसका मटेरियल का प्रॉपर्टी पर जो है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसका कहते हैं, जिसमें कि सब कुछ है, डेंसिटी किस चीज़ का बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है। तो अब यदि हम ये दोनों को ध्यान से देखें, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को एक साथ लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन 1 आर, ये है इक्वेशन 1। दोनों को यदि हम एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, दोनों के बदले, ये दोनों के बदले हम लिख सकते हैं कि आर जो है सो प्रोपोर्शनल है एल का भी और 1/a का भी, एक साथ में ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको हम रो कहते हैं, L/a। ये हमारा एक तरह से एक एक्सप्रेशन हो गया है कि रेजिस्टेंस का जो डिपेंड करता है लेंथ पर, डायमेंशन पर देखिए डिपेंड करता है, उसका लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। और एक तीसरा चीज़ पर भी डिपेंड करता है, जो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया वो है मटेरियल प्रॉपर्टी पर, मतलब किस मेटल का बना हुआ है, मटेरियल प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल का केवल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ये डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है, जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और उसके प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। तो ये आर इक्वल टू रो टाइम्स L/a आया, ये आपको याद रखना है, आर इक्वल टू रो L/a। ठीक है, इसी को आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्या करते हैं, हम ओम्स लॉ लेके चलते हैं। फिर ओम्स लॉ क्या था, वो था V इक्वल टू IR। ठीक है, आर का वैल्यू लिख देते हैं, VI, आर का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं रो L/a। एल को लेफ्ट चले चले, क्यों ले जा रहे हैं लेफ्ट, हम इसलिए ले जा रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है, एल लिखना है। ये हो गया इधर से आई, ये हो गया आपका रो, ये हो गया ए। अब वोल्टेज ना पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ये हमारा मेटल है जो भी है, ये वोल्टेज है इसके अक्रॉस में और ये इसका लेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था याद कीजिए, -dV/dr, यही होता था ना। तो यहाँ आर क्या है, लेंथ है। यहाँ पर यदि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हर जगह सेम है, ये मेटल है, अभी भी दिखाया है यहाँ पर कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होता है मेटल में वो 0 रहता है, लेकिन जब हम बैटरी लगा देंगे इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, इसी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। वरना करंट क्यों फ्लो करता है, करंट फ्लो करने के लिए कोई ना कोई उसे एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, वो ड्राइविंग फोर्स यही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मिलता है बैटरी से या कोई और सोर्स से। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ये कांस्टेंट है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इस केस में सिंपली V/L, ये L लेंथ है। तो यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट में आया हुआ है V/L, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं अभी, ये हुआ I रो बाय A। ठीक है, I बाय रो को हम एक क्वांटिटी कहते हैं। देखिए एरिया, ये जो है एक एरिया है, और एरिया को हम एरिया वेक्टर के रूप में भी देख सकते हैं। ये पिछले चैप्टर में बताया था जब हम फ्लक्स वगैरह बता रहे थे, तो एरिया जो है सो एरिया वेक्टर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर I/A जो है इसको हम एक क्वांटिटी कहते हैं, इसको नीचे इधर ले जाते हैं रो को, और राइट साइड में बचा I/A, और इसका नाम हम देते हैं J। ये देखिए क्या है, करंट है, करंट है मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से। और यदि इसको एरिया से भी डिवाइड कर दे, करंट पर यूनिट एरिया, किसी पर यूनिट वन यूनिट 1 स्क्वायर मीटर हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल है किसी मेटल का, और उससे होकर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको कहेंगे करंट डेंसिटी। इसको जे से डिनोट करते हैं, जे को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। अब डेंसिटी देखते आप ये नहीं कहिएगा कि पर यूनिट वॉल्यूम, करंट डेंसिटी जो है पर यूनिट, ये एम्पियर पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया है, ये पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है।
हमेशा डेंसिटी वॉल्यूम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इधर आ गया E बाय रो। ये रो क्या था? रो था रेसिस्टिविटी। ये ज्यादा होगा तो करंट कम बहेगा। आप यहां से देखिए R जो है सो प्रोपोर्शनल है रो का। रो ज्यादा होगा, रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा, रोकने वाला प्रॉपर्टी है। ये ज्यादा होगा तो करंट कम बहेगा, ये कम रहेगा तो करंट ज्यादा बहेगा। मतलब कि ये जो है रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा है। हम यहां पर डिफाइन करते हैं सिग्मा ई। सिग्मा जिसको कह रहे हैं 1/रो को। रेसिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, करंट को नहीं बहने दे रहा है, लेकिन इसका उल्टा जो है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट में आप थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे, ये हो गया। तो यहां से आपको मिला J इक्वल टू सिग्मा ई। ये जो है सो माइक्रोस्कोपिक है डेफिनेशन। इसमें करंट डेंसिटी का बात कर रहे हैं, और ये भी ओम्स लॉ ही है। तो यहां से ये देखिए, ये जो ओम्स लॉ आया वो माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन है। ये रहा आपका माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन। इसे आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये स्केलर फॉर्म में है, इसे वेक्टर में फॉर्म में लिखने के लिए J का वेक्टर हम कर देते हैं, और सिग्मा ओ तो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से हम इसको वेक्टर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। ये ओम्स लॉ है और ओ है माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ दो तरह के हो गए, एक तो V इक्वल टू IR हो गया, ये है मैक्रोस्कोपिक। ये मैक्रोस्कोपिक का मतलब है यहाँ पर जो है हम बहुत अंदर जाकर नहीं देखते हैं। यहाँ पर जैसे हम उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें जो करंट डेंसिटी है, ये तीनों को रिलेट कर रहा है। यहाँ पर हम जो मैक्रोस्कोपिकली जो मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम मेजर कर सकते हैं करंट और ये वोल्टेज को, तो ये मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन हो गया, और ये आपका माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन हो गया। तो ये दो तरह के डेफिनेशन इसके हुए। ओके, इसके बाद चलते हैं ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन तो बता दिए, अब चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ये भी देखेंगे कि ये ओरिजिन कहाँ से है रेजिस्टेंस का, क्यों करंट जो है उसको रेसिस्ट होना पड़ता है, मैंने एकदम फ्रीली नहीं चल सकता। करंट फ्रीली चल सकता है सुपर कंडक्टर में, और सुपर कंडक्टर जो हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे अवेलेबल है, वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, वहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो है। सो रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो एनीवे फिर चलते हैं, यहाँ पर हम मेटल में चलते हैं। अब मेटल में चलते हैं तो मेटल में क्या है, हम मेटल की बात कर रहे हैं। अभी आपको बताएंगे कि ओम्स लॉ जो है सो मेटल में बहुत अच्छा से काम करता है इसी में, और यहाँ पर हम उसी मेटल में चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, मेटल में क्या है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं मूव करने के लिए, वो मूव करते रहते हैं बिल्कुल गैस की तरह। हाँ, और वो जो मूव करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक स्नैपशॉट दिया हुआ है किताब में, मैंने उसे ले लिया। ए पर है, ए से गया यहाँ पर गया, और ये जो लैटिस है, लैटिस मतलब कि जो मेटल जिन एटम से बना हुआ है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कॉपर का, तो कॉपर के बहुत सारे एटम्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से चलना शुरू किया, इधर रास्ते में कुछ भी नहीं मिला उसे, वो यहाँ पर गया, और क्या हुआ यहाँ पर जो है सो इसको मिल गया एटम, उस एटम से कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद में वो उसका वेलोसिटी जो है सो डायरेक्शन चेंज हो गया, ये इधर आ गया, यहाँ किसी से कोलाइड कर गया, यहाँ आ गया, यहाँ किसी से कोलाइड कर गया, यहाँ आ गया, यहाँ पर कोलाइड किया, इधर आ गया, और ऐसे वो कोलाइड कर रहा है, यहाँ पर आया तो यहाँ से कोलाइड किया, इधर चला गया, यहाँ से कोलाइड किया और बी पॉइंट पर चला गया। तो ए से बी तक जाने के लिए उसे, ए टू बी जाने में उसे कितना कोलिजन करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 6 कोलिजन के बाद में वो पहुंच गया है बी पर। ठीक है, और ये जो मोशन है वो पूरा रैंडम है। कौन सा मोशन, जैसे यहां से चला, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में किस डायरेक्शन में जाएगा, रैंडम है। उसका स्पीड क्या होगा, वो भी रैंडम है।
कुछ भी स्पीड हो सकता है और कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। और इस रैंडमनेस की वजह से क्या होता है कि आप यदि कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ से कितना इधर से इलेक्ट्रॉन पास किया कोई पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन पास किया, उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से भी पास कर जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रॉन जो पास किया है वो कितना हुआ, 0। तो करंट इसमें कितना हो गया, 0। ये है मेटल का हाल, जो शुरू में आपने देखा कि मेटल में जो है सो कोई करंट अपने आप फ्लो नहीं करता। तो ऑन एन एवरेज जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है उतना ही राइट टू लेफ्ट आ रहा है और इसमें कोई करंट नहीं है। ओके, क्या होगा अब यदि इस पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद में डॉटेड लाइन इसका रास्ता दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेंगे वो -e। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है तो फोर्स इस पर राइट डायरेक्शन में लगेंगे। लेकिन जब राइट डायरेक्शन में लगेंगे तो क्या होगा, जब ए से बी की ओर चल रहा है, ए की बी और ए से बी की ओर क्यों चल रहा है, मान लीजिए कोलिजन की वजह से है। हाँ, वो कोलिजन की वजह से रैंडमली चलता है। तो हम वही पिछला वाला जो सिचुएशन है उसी को लेके चलते हैं कि मान लीजिए वही पिछला सिचुएशन वापस जाते हैं, टाइम में वापस गए यहीं से वो चल, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचता। ये रैंडम है लेकिन हम उस सिचुएशन को फिर से रिविजिट कर रहे हैं। लेकिन अब जो है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो हमें राइट साइड में एक फोर्स लगा रहा है। तो ये जो है सो अब स्ट्रेट पाथ नहीं चलेगा। ये स्ट्रेट पाथ चल रहा था, स्ट्रेट पाथ नहीं चलेगा, ये यहाँ से थोड़ा सा राइट हो जाएगा। राइट, तो इससे कोलिजन मिस करेगा, जाके कोलिजन कहीं और से पर करेगा। ये कोलिजन कहीं और हो जाएगा क्योंकि ये एटम तो हर जगह है, यहाँ नहीं हुआ कहीं और हो जाएगा। यहाँ भी हो सकता था, यहाँ कोलिजन हुआ, ये इधर गया, ठीक है। अब कोलिजन यहाँ ना होकर इधर कहीं पर हो गया। ये मोर लेस सेम रास्ता जो है सो वो सेम ट्रेजेक्ट्री वो मोर लेस ये कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली वो बी पर ना जाकर बी प्राइम तक गया। और ये बी प्राइम किसके डायरेक्शन में है, बी प्राइम जो है उसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एंटी पैरेलल नहीं, थोड़ा सा मूव कर गया। तो जो ये अपना डांसिंग का काम कर रहा है, रैंडम कोलिजन हिट हो रहा है और उसके बाद में मूव कर रहा है इस तरह से, वो तो वो कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो राइट साइड में थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक चल गया, उसको पता भी नहीं चला। वो अपना इच्छा से नहीं गया, मैंने जबरदस्ती उसे उठाकर बी से बी प्राइम तक ले जाया गया। इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ये हो गया ड्रिफ्ट। इसका कितना ड्रिफ्ट किया इसने, बी टू बी प्राइम, कोई पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में जो भी है, और ऐसे ही टाइम गुजरता रहेगा, ये ड्रिफ्ट करता रहेगा। तो उसी ऐसी ड्रिफ्ट का जो है सो वेलोसिटी हमें बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है। तो उसको बताने के लिए क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं कि देखिए शुरू में जो है हम ले लेते हैं कि पहले ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक जो फील्ड यहाँ पर हमने अप्लाई किया है वो एक्सटर्नल है, तो वो क्या करेगा, फोर्स लगाया ऑफ कोर्स। अब उस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा, मास टाइम एक्सलेशन। ये इलेक्ट्रॉन का मास है एम ई, हम जस्ट एम लिखेंगे, उतना कौन कंफ्यूजन करता है। इसका टू -e, ठीक है। और एक्सलेशन यहाँ पर जो आया वो हमें पता चल गया, -e इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। और दो कोलिजन के बीच में, ये कोलिजन जो हो रहा है यहाँ से, मैंने कि अब वो दो कोलिजन के बीच में मान लेते हैं जो कोई टाइम लगा टी आई इक्वल टू जो है सो 1 2 3 है। 1 मैंने कि फर्स्ट टाइम जो कोलिजन हुआ, सेकंड टाइम जो कोलिजन हुआ, थर्ड टाइम जो कोलिजन हुआ, वो है नंबर ऑफ इंडेक्स कर दिए हैं किस कोलिजन का हम बात कर रहे हैं। तो ये टाइम अलग अलग है, चाहे जो भी टाइम है। यहाँ से वो चला, यहाँ पर जब कोलिजन के बाद में उसका कुछ स्पीड होगा, ऐसा तो नहीं कि 0 हो गया पर कोलिजन के बाद में उसका स्पीड नहीं है। कोलिजन के बाद में स्पीड है, वो स्पीड कितना है, मान लेते हैं वी आई है, ठीक है। और उस स्पीड से चला, हम कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पर, कांस्टेंट एक्सलेशन, ये है कांस्टेंट एक्सलेशन। तो कांस्टेंट एक्सलेशन के लिए वेलोसिटी का कौन सा फार्मूला लगता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यही फार्मूला लगाने में। u मैंने इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, प्लस एक्सलेशन कितना है a है, टाइम कितना लगा, ये कोई पर्टिकुलर कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, आई लिखे इसलिए, और आई यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि ith कोलिजन के हम बात कर रहे हैं। ये ith कोलिजन नहीं है, ith
इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अभी, और एक पर्टिकुलर कोई कोलिजन हम देखते हैं, ith इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको वेलोसिटी जो है सो कितना हो गया बाद में, उसको कैपिटल भी कहें। ये है जस्ट बिफोर कोलिजन, और ए है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन जो है, मैंने यहां से एक कोलिजन हो चुका है, देखिए यहां से चलना शुरू किया ए से, ये जो कोलिजन होने वाला है अभी, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लिए कोलिजन होने वाला है, उसके बीच में जो इसको टाइम लगा वो है टी आई। तो स्पीड कितना हो जाएगा, v = u + at फार्मूला लगाएं, इनिशियली कितना है स्मॉल vi प्लस एक्सलेशन a और टाइम t, जो टी टाइम जो है सो कोलिजन टाइम हो गया, टी आई = कोलिजन टाइम फॉर ith इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम जस्ट एक कोलिजन का सबका देख रहे हैं, और टोटल सारे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का जो एक कोलिजन देखेंगे, फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, इसका वैल्यू रख देते हैं, ये स्मॉल vi वेक्टर है माइनस ई कैपिटल E बाय m टी आई। यहाँ मास देखिए सबका सेम है, इसलिए mi नहीं लिखे, इलेक्ट्रॉन चार्ज भी सबका सेम है, इसलिए हम ई आई नहीं लिखे, ये हमारा कैपिटल भी हो गया। अब इसका हम एवरेज ले लेते हैं, इसका एवरेज लिए, इसका एवरेज लिए, ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, टाइम सबका कांस्टेंट नहीं है। कोई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए 1 माइक्रोसेकंड लेगा, सेकंड को 2 माइक्रोसेकंड लेगा, थर्ड को हाफ माइक्रोसेकंड लेगा, ये टाइम जो है सो सबका अलग अलग है। टी आई डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स तो वेरी कर रहा है अब, और इसके वजह से ये वेलोसिटी भी सभी इलेक्ट्रॉन का वेरी कर रहा है। लेकिन ये वाला क्वांटिटी जो आपको दिख रहा है कोलिजन के बाद में, कोलिजन के बाद में ये रैंडम है, ये जो कोलिजन होता है वो रैंडम है। कोलिजन के बाद में कभी ये लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, कभी फॉरवर्ड जाएगा, कभी बैकवर्ड जाएगा, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, लेकिन ओवरऑल जो है यदि हम देखेंगे यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर जगह से, तो जितना लेफ्ट जा रहा है उतना ही राइट जा रहा है, यानी कि ए जो है सो जीरो है, ओवरऑल जीरो है, अकेला जीरो नहीं है, ओवरऑल जीरो। तो ये हमें मिल गया माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, और टी आई इसको हम कुछ नाम देते हैं, इसको कहते हैं टाउ, और ये हमारा है एवरेज वेलोसिटी, ये हमें मिला। इसको हमने टाइम दिया, टाउ बोला, टाउ को हम कहते हैं इसको कहेंगे एवरेज कोलिजन टाइम। हमने ऐसे ही डिफाइन किया है एवरेज कोलिजन टाइम का। सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके जो कोलिजन टाइम है उसका एवरेज हमने ले लिया, यहाँ पर देखिए एवरेज है ये, और इस तरह से जो हमें एवरेज मिला है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो आया माइनस ई कैपिटल ई बाय एम और टाउ, ये एक कांस्टेंट हो गया। ये डिपेंड करता है किसी मटेरियल पर, हर एक मटेरियल में का अलग अलग टाउ का वैल्यू होगा। जो मीन कोलिजन टाइम या एवरेज कोलिजन टाइम जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल पर, कॉपर का अलग है, एल्युमिनियम का अलग है, आयरन का अलग है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये कोलिजन टाइम घट जाएगा क्योंकि जल्दी जल्दी टक्कर होगा। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी और टेम्परेचर पर, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है, ये एवरेज वेलोसिटी जो दिख रहा है, ड्यू टू ये कहाँ से आया, ये जो भी आया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी, यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी के वजह से वो ड्रिफ्ट कर गया, न चाहते हुए भी वो मूव कर गया, और कितना मूव किया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम टाउ। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो सब करंट निकालते हैं इसके थ्रू से, हमें करंट निकालना है। करंट कैसे निकालेंगे, करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना यह होगा कि हमें कोई पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है वो निकालना पड़ेगा, और ये डेल्टा टी छोटा रहना चाहिए। तो ये चार्ज हमें निकालना है, हम कैसे चार्ज निकालें,
तो ये चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर, जो वायर है मेटल है, और इसका लेंथ हम कितना कंसीडर करते हैं, हम इसका लेंथ कंसीडर करते हैं वी डी टाइम्स डेल्टा टी। वी डी इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और डेल्टा टी टाइम में ये जो लेंथ है, और ये हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। क्या होगा कि इतना टाइम में, डेल्टा टी टाइम में जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में, वो सारे के सारे डेल्टा टी टाइम में यहाँ से निकलकर इधर से चले जाएंगे निकलकर। ये जो मैंने लेंथ लिया है वो इसलिए लिया है कि डेल्टा टी टाइम में कितना एक इलेक्ट्रॉन कितना चलेगा मैक्सिमम, वी डी टाइम्स डेल्टा टी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ तक आ जाएगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकल जाएगा। इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑफकोर्स निकलेगा ही, लेकिन जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना डिस्टेंस वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। तो डेल्टा टी टाइम में कितना चलेगा इलेक्ट्रॉन चलेगा वी डी टाइम्स डेल्टा टी। ये जो वी डी हमने निकाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक्चुअली उसको अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कितना मूव करता है, किस स्पीड से मूव करता है। अभी आपको बताएंगे कि स्पीड बहुत कम होता है, लेकिन अभी हम इसका कैलकुलेशन कर लें। तो ये जो है हमारा डेल्टा टी टाइम में कितना चलेगा इलेक्ट्रॉन, वी डी टाइम्स डेल्टा टी। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी इस क्रॉस सेक्शन से निकल जाएगा। तो डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है, यहाँ से निकल गया है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज। अब कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हम एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं एन। वो क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी माने कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन हम केवल देखेंगे, और ये जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी यहीं से आता है। जब कॉपर का हम कहते हैं कि रेसिस्टिविटी अलग है, एल्युमिनियम का अलग है, वो जो रेसिस्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का नहीं है। रेजिस्टेंस दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके इंटरनल प्रॉपर्टी यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टी पर, और मटेरियल का डायमेंशन पर भी, उसका लेंथ ब्रेड्थ जो है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो एन हम बोल रहे हैं यही उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, कॉपर में ज़्यादा है, आयरन में कम है, ऐसे। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है वो निकल जाएगा हमें। तो हमें निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितना होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा, यही चार्ज हम निकाल रहे हैं। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वॉल्यूम टाइम्स ये डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम टाइम्स नंबर ऑफ डेंसिटी, और ये इधर हम ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर किसका वॉल्यूम लेंगे, इसका वॉल्यूम लेंगे जितना के से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आना है। तो ये वॉल्यूम है इसका वी डी टाइम्स डेल्टा टी, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वी डी टाइम्स डेल्टा टी, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। बाकी सबको भी लिख देते हैं एन। ये इतना डेल्टा क्यू हमारा आया, तो करंट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से करंट निकल जाएगा। कितना हो जाएगा करंट, डेल्टा क्यू की जगह पर लिख देते हैं वी डी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेल्टा टी ए टाइम्स एन ई बाय डेल्टा टी। ये खत्म हो गया। और करंट जो है यहाँ पर आया करंट, उसके नीचे हम ए या ए निकाल लेते हैं, क्योंकि ये स्पेशल चीज है, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। यहाँ इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी था, करंट डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी में ये पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन करंट डेंसिटी में पर यूनिट एरिया है। कितना आया, आई को उधर ले गए तो जो बच गया वी डी एन ई। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, J इज इक्वल टू वी डी एन ई। और यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ वेक्टर ये है, ये वेक्टर वेलोसिटी है, एन ई तो वेक्टर है नहीं, ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, और ये माइक्रोस्कोपिक फार्मूला है। अब क्या करते हैं हम, J को जो है हमें लाना है ओम्स लॉ यहाँ पर, और ओम्स लॉ कौन सा लॉ लाना है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई लाना है। और ये आपने देखा था कि हम कैसे V इक्वल टू आई आर से वहां से हम इसको ले आए थे। तो J इक्वल टू सिग्मा आई लाना है, J यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। VD का वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट करते हैं। VD कितना है, अभी देखिए VD वैल्यू निकाले थे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास टाइम्स टाउ, और माइनस भी साइन था। यहाँ पर हमें एक मिस्टेक है कि
जब चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज का हमें पोलरिटी भी ले लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है तो माइनस ले लेना चाहिए हर जगह। इससे क्या होगा कि डायरेक्शन सही आएगा, यहाँ पर तब जो है सो डायरेक्शन सही आएगा। और इसके बाद में Vd का वैल्यू रखते हैं, वो क्या था, माइनस ई बाय एम टाउ, ये और ये माइनस यहाँ पर है तो एन ई आया। तो इस तरह से फाइनली जो वैल्यू हमें करंट डेंसिटी का मिला वो आया ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर बाय एम टाउ, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस तरह से आया और इसको हम कह सकते हैं सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। यही है ओम्स लॉ, जहां पर कि ये कंडक्टिविटी जो है वो है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो देखिए ये कंडक्टिविटी, कोई भी ज़्यादा कंडक्टिविटी कब बनेगा, जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी वो ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को तो कुछ कर नहीं सकते, वो इलेक्ट्रॉन ही है। मास जो है वो भी हम नहीं कुछ कर सकते। टाउ को चेंज किया जा सकता है। टाउ क्या है, मीन कोलिजन टाइम है, एवरेज कोलिजन टाइम है। टेम्परेचर कम करेंगे तो एवरेज कोलिजन टाइम बढ़ जाएगा, तो भी इसका जो है सो सिग्मा बढ़ जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, या इसका उल्टा जो है रेसिस्टिविटी घट जाएगा, ये कह सकते हैं। तो ये देखिए ओम्स लॉ है और ये माइक्रोस्कोपिक लॉ है। ये हमने बहुत ही फंडामेंटल तरीके से जाके इसको डिराइव किया है। ओके, इसके बाद में जो है सो हम क्या देखेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 टाइम्स 10⁻⁷ स्क्वायर मीटर। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। करंट कितना कैरी कर रहा है, 1.5 एम्पियर। एज्यूम दैट द ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एवरी एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को सप्लाई देता है, एक इलेक्ट्रॉन है। और डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है सो दिया हुआ है, ये डेंसिटी है कॉपर का, वो दिया है 9 टाइम्स 10⁻³ 9000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और इसका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। एटॉमिक मास जो है वो है 63.5 U। ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं और हमें बताना क्या है, इसका वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए दो फार्मूला आपके पास है। Vd इज इक्वल टू, एक है ये फार्मूला है, लेकिन ये बेकार का फार्मूला है। आपको कौन बताएगा ये एवरेज कोलिजन टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो आपने दिया है वो करंट देते हैं, बताएगा आपको कि इतना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है वो कौन बताने जाएगा। तो ये बेकार का फार्मूला है मैं कैलकुलेशन के हिसाब से। जो फार्मूला काम का है, जहां पर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा, वो है J इक्वल टू NeVd। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको रिलेट किए हैं करंट डेंसिटी से। और जैसे आप करंट इसको देखेंगे J को, आप सिंपली कह सकते हो कि यही हमारा करंट डेंसिटी है, करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहाँ से जो है आप Vd निकाल सकते हो इमीडिएटली। ये आ जाएगा A/Ne। ये इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे, ये हमारे काम का है। क्योंकि देखिए हमें करंट पता रहेगा, हमें E का वैल्यू तो पता ही है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता रहेगा, जो वायर हम ले रहे हैं उसका क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और एन डिपेंड करता है मटेरियल पर, या ये आयरन का है या कॉपर का है, उसका एन का वैल्यू जो नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना होगा वो हमें पता रहेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखिए सब कुछ दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो पता ही है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, दो और चीजें इधर दिया हुआ है जिससे हमें एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्मॉल एन निकाल रहे हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो भी कहना हो आपको कहिए उसे, जो रेस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको निकालना है। अब उसको कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए इसने कह दिया कि यदि इसका डेंसिटी जितना है, डेंसिटी दे दिया है, और उसने ये बोल दिया है कि एवरी एटम जो है वो एक ठो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, एवरी एटम में एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही होगा, है ना। और कितना नंबर ऑफ एटम है वो आप देखिए पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो है, यहाँ पर हम 1 यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, 1 यूनिट, चाहे ऐसे यूनिट क्यों लिखे हम, 1 क्यूबिक मीटर कॉपर लेते हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है सो हमें बताना है। पहले कितना उसमें एटम है, नंबर ऑफ एटम्स बताओ पहले भाई, 1 क्यूबिक मीटर में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर दे दिया है, तो हमें तुरंत मिल जाएगा उसका ये नंबर, इतना उसको मास दिया है एक्चुअली, डेंसिटी दिया हुआ है तो मास दिया हुआ है ना, तो हम यदि इसका 9 टाइम्स 10⁻³ इतना किलोग्राम है पर क्यूबिक मीटर में, ये मास दिया हुआ है। ओके, इसको यदि मोल में कन्वर्ट कर दें, मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है इसका एटॉमिक मास से, 60.35, ये ग्राम में है, इतना ग्राम 1 मोल होता है, ये किलोग्राम में है 1 ग्राम में, तो इतना मोल हमें आ गया। अब 1 मोल में कितना होता है, 6.022 टाइम्स 10⁻23, ये एवोगाड्रो नंबर है, तो इतना एटम्स आ गया, ये दोनों मिला के इतना एटम्स आ गया, ये नंबर ऑफ एटम्स हो गया। और एक एटम जो है वो कितना देता है हमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, 1 ठो देता है। तो ये हो गया आपका एन का वैल्यू, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकल गया। नंबर ऑफ एटम्स क्यों, हम इसको यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कह देते हैं, क्योंकि 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही एन है हमारा है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, ये इसका मास दिया है, 1 यूनिट वॉल्यूम में मास दिया है, उसको हमने उसका एटॉमिक मास से डिवाइड किया, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स कॉपर का 1 यूनिट वॉल्यूम में, 1 क्यूबिक मीटर में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें पता चल गया। उसको ये हम यदि एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल गया, इतना नंबर ऑफ एटम्स हो गया। ये है हमारा है नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, किसमें कितना वॉल्यूम में, 1 क्यूबिक मीटर में। और हर एक कॉपर एटम का पास एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, ये है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो सब मिला के आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन 1 क्यूबिक मीटर, उसी को तो कहते हैं नंबर डेंसिटी। 1 क्यूबिक मीटर में कितना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर निकाल लीजिए। 1 क्यूबिक मीटर में कितना एटम है वो निकालें, तो एटम निकालने के लिए पहले मोल निकाले, मोल को हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स निकल गया, एवरी कॉपर एटम हैज 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आ गया आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन 1 क्यूबिक मीटर, जिसको हम कहते हैं नंबर डेंसिटी एन। तो एन का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गया, और एन का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गया है, उसको आप कैलकुलेट कीजिए। 9 टाइम्स 10⁻, कितना है, 23 एंड 3 26, यहाँ पर 1 मिनट और, किलोग्राम है 1 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि दोनों ग्राम कट जाए, और इधर 6 ले लेते हैं, उतना कौन करेगा, ये 63.5 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट करेंगे, ये 54 हुआ, ये 63.5 है, और ये हो गया 29, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपका 110 यहाँ ले लेते हैं, समथिंग लाइक 8 आएगा, 8 टाइम्स 10⁻28, इतना नंबर एन का वैल्यू है, इतना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, अब ये जब हमें पता चल गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से इक्वेशन 1 से हम निकाल लेते हैं कि क्या वैल्यू है Vd का। इक्वेशन 1 से चलते हैं, Vd जो है समय पता चल जाएगा। आई कितना करंट बोला था, करंट बोला था 1.5 एम्पियर, ये है 1.5 एम्पियर डिवाइडेड बाय एन, एन का वैल्यू तभी निकल गया है 8 टाइम्स 10⁻28,
ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 टाइम 10⁻⁻19 कूलम, और एरिया दिया है 10⁻⁻7 है टाइम्स 10⁻⁻7। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सारा यूनिट एसआई में है। तो देखिए कितना हो गया, 19 और 7 26, 26 और 28 से 2 हो गया इधर, तो 8 1.6 2 ठो 0, ये अप्रोक्सीमेटली ये तो चला गया 1/8 टाइम्स 10⁻⁻2, या फिर ऐसे कहिए 10/8 टाइम्स 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये बना देगा मिलीमीटर पर सेकेंड। सो समथिंग लाइक 1.3 ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर हमने कम किया था 2 ऐसे आएगा, अच्छा ठीक रहेगा। मैंने इस यहाँ पर अप्रोक्सीमेट किया, देखिए इसको दोनों को काट दिया, थोड़ा कम रहेगा, तो थोड़ा कम है तो 1.2 ले लीजिए, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये रहा आपका स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। इलेक्ट्रॉन रियली इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से किस स्पीड से मूव कर रहा है, 1.2 मिलीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कितना कम है, ये तो बहुत कम है ना, मिलीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से इलेक्ट्रॉन मेटल में, जब 1.5 एम्पियर करंट बह रहा था वो भी कॉपर वायर में, तब जा रहा था। तो ये था पहला क्वेश्चन नंबर। सेकंड क्वेश्चन नंबर है कि इसको कंपेयर करना है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ नंबर 1 थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉपर एटम हमारे पास है, कॉपर यहाँ पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और लैटिस में है, राइट, क्रिस्टल है तो लैटिस में है, और वो लैटिस क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर मिल जाता है तो क्या कर सकते हैं, चुपचाप बैठे रह सकते हैं क्या, नहीं, वो वाइब्रेट करते हैं, राइट। और इसको आप सोच लीजिए स्प्रिंग की तरह है, ये स्प्रिंग की तरह सब कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है और ये वाइब्रेट करते हैं। कितना डिग्री है इसका वाइब्रेशन का, ये एक्स में वाइब्रेट कर सकते हैं, वाई में वाइब्रेट कर सकते हैं, जेड में वाइब्रेट कर सकते हैं। 3D है ना, अकेला कोई कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नहीं है कि इसका जो है लीनियर, ये लीनियर हो गया ऐसे। हाँ, और इसमें आप कहोगे कि ओके इसका जो है सो वाइब्रेशनल मोड कितना है, केवल एक ही है, इधर ये वाइब्रेट नहीं कर सकता, ये एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। तो वैसा यहाँ सिचुएशन नहीं है, तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, तो 3 ठो इसका डायरेक्शन है वाइब्रेशन का। और ये जो मोशन आया इसका जो हम एनर्जी देखें किस स्पीड से मूव कर रहा है, 3 डिग्री इसका है तो 3 टाइम्स हाफ kBt। ये यदि हम इसका एवरेज एनर्जी ले लें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लें, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना देता है, हाफ kBt, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 kBt देगा। ये उसका स्पीड यहाँ पर है, वही स्पीड हमें निकालना है। तो हम सिंपली ले लेते हैं, ये हाफ हाफ कट गया, ये भी जो है सो आ गया, देखिए 3 kBt बाय स्मॉल m। m क्या है, स्मॉल है, मास है एक एटम का, कॉपर एटम का। और यदि हम इसे Na से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें Na से, इसको ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे से जो है हम Na से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक एटम का मास है m, Na एटम मतलब कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर जो एटम है उसका मास कितना होता है वो हमें पता होता है, वो होता है इसका एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास और भी ग्राम में। यदि पूरा का पूरा हम ले लें एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर में जो कॉपर एटम है, तो उसका मास होता है, उसका एटॉमिक मास इन ग्राम। और ऊपर में केबी को जो है, केबी बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, उसको Na से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने पढ़ा होगा हीट में, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, वो आर बन जाता है, मोलर गैस कांस्टेंट, और उसका वैल्यू होता है 8.3 जूल पर केल्विन वगैरह वगैरह, जो भी है मुझे याद नहीं रहता, ऐसा यूनिट। और टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर मस्ट बी केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं डालना है। और ये आपका जो है सो स्पीड है, एक तरह से एवरेज स्पीड है, ठीक है, एवरेज नहीं कहेंगे इसको, जो भी स्पीड है इसका, ये इसका स्पीड है इलेक्ट्रॉन एटम का, कॉपर एटम का। अब यहाँ पर सबका वैल्यू रखिए और देखिए कितना आता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे।
ये जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं रूम टेम्परेचर, हम 27 लेते हैं, क्यों? क्योंकि 300 लिखने में ईजी होता है। और एम, इसका एटॉमिक मास कितना है? अभी भी तो दिया था कुछ देर पहले इसने, 65, 63.5, सो 64 ले लेते हैं, ठीक है, 64 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपका इतना मीटर पर सेकेंड आया। अब निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ये 8.3 है, तो ये 24 हो गया, 25/64, और टाइम्स 3 भी है, और इधर आ गया आपका 3 2 5 आ गया, कुछ इस तरह से। तो ये ऑलमोस्ट 1 हो गया, 75/64, सो ऑलमोस्ट 1 हो गया, और 1 मे बी 12, ये 10 ठो लेके, और इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो 100 बाहर निकाल दिया, तो लगभग समथिंग लाइक 300 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर, देखिए किताब में कितना देता है। किताब में दिया है 200 मीटर पर सेकेंड, क्लोज आया, वहां पर तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है, 200 मीटर पर सेकेंड आया। और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? 1.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, और ये है 200 मीटर पर सेकेंड, इससे काफी ज्यादा है, राइट, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर भी जो है वो मच मच ग्रेटर देन है वी डी। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन कॉपर एटम वाइब्रेट कर रहा है, हाँ, उसके साथ भी ये पेस नहीं कर पा रहा है। ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये मत सोचिए कि इलेक्ट्रॉन का ही स्पीड है, कोलिजन के बाद में स्पीड ज़्यादा होता है। हाँ, ये जो स्पीड हम बात कर रहे हैं, ये ड्रिफ्ट स्पीड है। नेट किस तरह से मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर है यहाँ से यहाँ किस स्पीड से मूव कर रहा है। ये मूव तो और भी तेजी से कर रहा है, वीडी से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, वो जो उसका कोलिजन के बाद में जो मोशन है वो ज़्यादा है इससे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, ने पूरा ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन है, वो है बहुत स्लोली, 1.2 मीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर के ऑर्डर का ही होता है। ओके, दूसरा जो है बोला इसको कंपेयर करना है स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर व्हिच काउजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस स्पीड से चलता है? या आपने देखा कि इसका जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, वो है 1.2 मिलीमीटर पर सेकेंड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस स्पीड से चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसके वजह से इसमें ड्रिफ्ट आ रहा है, उसका स्पीड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपेगेशन स्पीड है वो कितना होता है? आप सोचिए। पावर प्लांट जो है, पावर प्लांट में जैसे स्विच ऑन करता है आपके घर में लाइट आ जाता है, वो करंट ही आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन तो जो पावर प्लांट में स्टार्ट हुआ है, ये पावर प्लांट जो है वहां से आपके घर में जो आया है करंट, ये मान लीजिए यहाँ से 100 किलोमीटर है या मान लीजिए 1000 किलोमीटर है, ये इतना तो जल्दी नहीं होगा, बहुत बिजली बर्बाद हो जाएगा रास्ता में, उतना नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप 100 किलोमीटर भी मान लीजिए, 100 किलोमीटर भी यूजुअली नहीं रहेगा ना, वो आपके सिटी में रहेगा तभी, पावर प्लांट आपके सिटी में रहेगा तो तभी 100 किलोमीटर है आसपास में, मान लीजिए 100 किलोमीटर है, और इसका स्पीड है एक 1.2 मिलीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर यदि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला है उसके आपके घर तक आते हैं, और वो भी हम बात कर रहे हैं डीसी करंट का। यहाँ पर जो आता है एसी करंट है उसका अलग कॉम्प्लिकेशन है, राइट। यहाँ पर हम डीसी करंट का बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए डीसी करंट जो है सो एक बैटरी से लगा दिया है, 100 किलोमीटर तो छोड़िए, हम नज़दीक में ही लगाते हैं। बैटरी जो है वो जो आपने लैपटॉप को या अपना फ़ोन को चार्ज करने के लिए लगाया, वहाँ पर 1 मीटर का है, बस 1 मीटर पर। तो चार्ज में लगा दिया, स्विच ऑन किया, कितना देर के बाद में आपका चार्ज होना स्टार्ट होगा? यदि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर चल के आपके फ़ोन में आएगा और तब चार्ज होना शुरू होगा, तो वो टाइम कितना लगेगा? 1 मीटर, और उसका स्पीड है 1.2 मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब मिलीमीटर को ऊपर ले जाएंगे तो 1000 आ गया बाय 1.2, सो समथिंग लाइक 900 सेकेंड। 900 सेकेंड का मतलब कितना हो गया? 15 मिनट लगभग, राइट, 15 मिनट। तो 1 मीटर का जो वायर है ये, आप जब स्विच ऑन करेंगे तो 15 मिनट के बाद में आपका फ़ोन चार्ज करना शुरू होगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना, ये पूरा गड़बड़ घोटाला है। पूरा होता क्या है,
होता यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसमें जो डेवलप हो जाता है तार में, आपका कंडक्टर में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो होता है इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब वो होता है, उसका स्पीड होता है साउंड, लाइट का स्पीड इन वैक्यूम, सी से चलता है, वैक्यूम में नहीं, उस मटेरियल में ही, ठीक है। जो जिस स्पीड से लाइट इस मटेरियल में चल सकता है उसी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो 3 टाइम्स, 3 तो नहीं होगा, थोड़ा कम रह सकता है, तो मान लीजिए फिर भी 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो चलता है। और इसीलिए जैसे स्विच आप ऑन करते हो आपका ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये बैटरी से, मान लीजिए मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, यहाँ पर डीसी की बात कर रहा हूँ मैं, एसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो बैटरी से जो स्टार्ट हुआ वो आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, ऐसा थोड़े कि यही इलेक्ट्रॉन है कि केवल कंडक्टर है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। ये भी चलना शुरू किया, ये भी चलना, कछुआ के स्पीड से ही चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और उसके बाद सब धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है उधर मूव निकल गया, आपका चला आया, इसको आने में टाइम लगेगा, 15 मिनट के बाद में ये यहाँ पर आएगा। लेकिन तब तक ऑलरेडी यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन है वो चले हैं ना। इस वजह से जैसे आप स्विच ऑन करते हो आपका फोन चार्ज होने लगता है या लाइट जल जाता है। तो ये था क्वेश्चन इसमें कि द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन जो है सो सी के स्पीड से होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच काउजेज द ड्रिफ्ट मोशन, वही जो है सो ड्रिफ्ट मोशन बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था ये एग्जाम्पल 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 एग्जाम्पल को भी देखेंगे और उसके बाद में और डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। थैंक यू।